हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हो? मस्त हो? तो भाई आज हम रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं और करीबन जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये प्रैक्टिस सेट चलता ही रहेगा, ठीक है। तो जो 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था सारा क्वेश्चन, वो सारा क्वेश्चन यहाँ करवाने वाले हैं। इससे पहले कि आप नहीं देखे हो जाके बेसिक क्लासे चैप्टर वाइज, तो जाके देख लें। अगर आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है तो फिर कर सकते हो, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई। और आपको पता ही होगा कि आपको स्क्रीन पर सवाल दिखेगा और आपको सवाल सॉल्व करना है। और ये सारे सवाल ग्रुप डी के PYQ हैं और ये 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में आ चुके हैं, ठीक है। चलो, अपने मन से यहाँ एक भी क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है, सारा क्वेश्चन आपके PYQ है, ठीक है। तो क्या आप सभी सॉल्व कर लिए? तो आओ देखो जी, सवाल क्या करा है। सवाल पढ़िएगा कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, ठीक है। एक आयत है, बेसिकली आप जानते हो कि आयत क्या होता है। अगर हम एक आयत का फॉर्मेशन करें तो आप जानते हो कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। ये वाली भुजा बराबर होती है, ठीक है। और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये आप जानते हो, बेसिकली बातें हैं। इसकी जो डायगोनल ये होती है, ये क्या कहलाती है? डायगोनल कहलाती है। ये भी क्या कहलाती है? तो डायगोनल कहलाती है, ठीक है। प्रश्न पर आ रहे हैं, प्लीज समझ लो बेसिक आकृति, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस आयत की पेरीमीटर के बारे में, तो पेरीमीटर होता है 2l+b, ठीक है। 2 × l+b। l होता है ये लंबाई और ये होता है चौड़ाई, b होता है चौड़ाई, ठीक है। ये होता है लंबाई गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। क्यों होता है? क्योंकि पेरीमीटर होता है सारी भुजाओं का सम। तो अगर हम सारी भुजाओं का सम करते हैं तो देखो 2l आ गया, ये l तो ये भी l, ये b तो ये भी b, तो 2l + 2b तो क्या होगा? 2l + b। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो 2l + b, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी एरिया की या फिर क्षेत्रफल की, यहां पर परिमाप हिंदी वाले लिख लोगे, परिमाप, और यहां क्षेत्रफल लिख लोगे, ठीक है। क्षेत्रफल, एरिया होता है l × b, l × b, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी डायगोनल पूछ देता है, डायगोनल, विकर्ण आप से, डायगोनल का मतलब विकर्ण आपसे पूछेगा, विकर्ण। अच्छा, विकर्ण कितने होते हैं किसी भी आयत में? तो 2 विकर्ण होते हैं, कि कोना कोना मिलाओ 2 विकर्ण, एक विकर्ण ये, एक विकर्ण ये, ठीक है। 2 से ज्यादा विकर्ण नहीं होते हैं किसी भी 4 साइड वाले फिगर में, ठीक है। चलो, तो डायगोनल निकालने के लिए यहां पर हम क्या लगा देंगे? पाइथागोरस लगा देंगे, ठीक है। तो l² + b², यही डायगोनल निकालना है भाई। तो हर एक के बीच 90 डिग्री का कोण है। अगर हमको ये लंबाई निकालना है, db डायगोनल है, अब दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, तो db जितना बराबर होगा उतना ही AC बराबर होगा। तो डायगोनल हो जाएगा √l² + b², ठीक है, ठीक है। डायगोनल होगा l² + b² अंडर रूट में, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए। आइए अब सवाल करते हैं। सवाल है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। अगर लंबाई, एक आयत की लेंथ, अगर लेंथ चौड़ाई का 3 गुना है, अगर चौड़ाई अगर b है तो लंबाई, अगर ये लंबाई, ये चौड़ाई, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी होगी? चौड़ाई का 3 गुना, 3x, ठीक है। लंबाई कितनी होगी? चौड़ाई का 3 गुना, ठीक है। आगे बोला है तो उस आयत का परिमाप 48 है। इसका जो पेरीमीटर है, इसका पेरीमीटर 48 है, ठीक है। इसका पेरीमीटर 48 है। तो आपको क्या बोला है? उसकी चौड़ाई ज्ञात करिए। तो आपको चौड़ाई ज्ञात करने को बोला है।
तो आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2l + b, ठीक है, ये ना होता है पेरीमीटर, यहाँ लिखा दिए देख लो, पेरीमीटर 2l + b। अच्छा लंबाई कितनी है 3x, चौड़ाई कितनी है x × 2, पेरीमीटर कितनी है 48, 2 से काटोगे 24 बार में, 3 × 1 4x = 24, तो x का मान कितना आ जाएगा 6। तो x का मान कितना, तो आप x की जगह पर क्या रख दो 6 रख दो, तो चौड़ाई कितनी आ गई 6 आ गई, लंबाई कितनी आएगी 6 × 3 = 18, लंबाई 18 चौड़ाई 6। आपसे क्या पूछा है, तो आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछा है ये चौड़ाई, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है चौड़ाई, ठीक है, देख लो सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है चौड़ाई, तो चौड़ाई आंसर कितना होगा 6। अगर लंबाई पूछता तो 18, अगर इसी का आपसे एरिया पूछ लेता तो लंबाई 6 है चौड़ाई 8 है, पुट करके यहाँ निकाल देते। अगर आपसे इसका डायगोनल पूछ लेता तो लंबाई 18 है तो 18 का स्क्वायर जमा 6 का स्क्वायर का अंडर रूट निकाल देते, तो आपका डायगोनल आ जाता। इससे रिलेटेड आपको जितने भी सवाल बन सकते हैं वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। पेरीमीटर समझ गए, एरिया समझ गए, डायगोनल समझ गए। एरिया का मतलब कितना जगह घेर रहा है, पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री, और डायगोनल का मतलब विकर्ण, ये वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखें, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, आ जाओ एक बार देख लो बढ़िया से। इस आप ही के सवाल आए हुए हैं, मात्र इतना छोटा कैलकुलेशन, हम ये तो आपको विस्तार से बताया ना, ये आपको जानना ना है, ये तो आपको इंफॉर्मेशन दिए ना इसके बारे में, सवाल तो मात्र इतना ही है। चलो देखो जी, बोला एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। देखो हमारे पास भी बुक ही है, बुक से आपको क्वेश्चन लिखवा रहे हैं। चल देखो, त्रिभुज ABC, BD AC पर एक ऐसा बिंदु है, BD AC पर स्थित बिंदु D पर लंब है। इनकी जो BD है ना, जो BD D बिंदु जो है, D बिंदु वो AC पर एक D बिंदु ऐसा है, AC पर एक D बिंदु ऐसा है जो कि BD क्या है लंब है, BD क्या है लंब है, लंब है, ठीक है, BD क्या है लंब है। बोला है BD AC पर स्थित बिंदु D पर लंब है और कोण DAB, कोण DAB, कोण DAB, कोण DAB, कोण DAB कितना है 44 डिग्री है, कितना है 44 डिग्री है। E BC पर स्थित, BC पर स्थित E BC पर स्थित एक बिंदु है, BC पर स्थित एक बिंदु है, E ऐसे स्थित है कि कोण CAE, यानी कि इसको मिलाना पड़ेगा CAE, ये आपका पूरा कितना है 44 डिग्री, ये पूरा कितना है, ये पूरा है 44 डिग्री, ये पूरा है 44 डिग्री, ठीक है। और जब हम A से E को मिलाते हैं तो कोण जनरेट होता है, कौन सा कोण जनरेट हुआ है CAE, इनकी ये कोण CAE, ये कोण कितना है, ये कोण है CAE 34 डिग्री, ये 34 डिग्री है, ये 34 डिग्री है। तो आपसे क्या पूछा है AEB, ये कोण आपसे पूछा है, क्या आप नहीं निकाल सकते, बोलो क्या, ये पूरा 44 है भाई, ये जो पूरा है ना ये 44, ये 44 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक ये 34 डिग्री है, ये 34 डिग्री है, ये 34 डिग्री है। तो आपसे ये कोण पूछा है, क्या आप नहीं करोगे, तो कहोगे हाँ कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो देखो आपसे क्या बोला कि ये लंब है, ये क्या है लंब है। तो भाई सुनना मेरी बात, अगर ये 34 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितनी डिग्री होगी, अच्छा ये भी 90 है, ये पूरा 34 है,
ठीक है, ये भी 90 है, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कौन, ये 34 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा। तो कहोगे कि सर ये हो जाएगा ये भी दोनों को जोड़ के 90 आना चाहिए, 34 प्लस क्या जोड़े कि 90 आ जाए, तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा, 34 घटाओगे तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 56। ये 56 डिग्री है, ये 56 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 56 डिग्री, ये भी कितना होगा, 56 डिग्री होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो अगर ये पूरा 44 है, ये 56 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 56 है। देखो ये दोनों बाइसेक्ट कर रहा है ना, परपेंडिकुलर है, तो क्या ये आधा आधी करेगा। तो अगर ये 90 है, अगर ये 44 है, ये 90 है, तो ये कोण कितना होगा, ये कोण हमको ये बताओ पहले, ये कोण कितना होगा। ये 44 है, ये 56 है, तो 44 और 56, और ये कोण अगर हमको निकालना है तो मान लेते हैं कि डॉट ये कोण हमको निकालना है बराबर 180 डिग्री। 90 है, ये 90 कोण ना है, ये कोण 90 है ना, तो 90 रखोगे। तो इसको भी 90 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 में से घटाओ 10 में से 5, 4 जाएगा तो 6, और 10 में से 4 जाएगा तो 6, 8 में से 4 जाएगा 6, 46 आ जाएगा। ये कोण 46 डिग्री का, ये कोण 46 डिग्री का, ठीक है, ये कोण 46। तो ये कोण भी कितने का होगा, 46 डिग्री का। तो अब मात्र इसको देखो, इस त्रिभुज को देखो, मात्र आप इस त्रिभुज को देखो, ये 46 डिग्री है, ये 56 डिग्री है, तो यही कोण आपसे ना पूछा है, तो ये कितना होगा, तीनों का जोड़ 180। तो 46 56 जमा मान लेते हैं इसको x डिग्री, तो x बराबर 180, तो 6 6 12 5 4 9 1 10, 102 प्लस x बराबर 180। अब 180 बनाना क्या जोड़ना पड़ेगा, तो 78 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 78 जोड़ देंगे तभी तो 180 होगा, 8 2 10 7 1 8, हाँ। तो ये कोण हमारा कितना निकल जाएगा, 78 डिग्री, 78 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, तो आंसर कितना आएगा, 78 डिग्री, ठीक है, 78 डिग्री। क्लियर यहां तक, चलो समझ में आया। देखो भाई हमने क्या किया, फिर सुनो, ये 90 डिग्री का कोण था, हमको ये कोण चाहिए, ये कोण हमको दिया हुआ है 34 डिग्री, तो हम अगर ये 34 है, ये 90 है, तो तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो ये कोण हम निकाल लेंगे, 56 आ जाएगा। अगर ये 56 है, अगर कोई दो रेखा एक दूसरे को काटती है, तो ये वाला एंगल बराबर होता है, ये वाला एंगल बराबर होता है, ठीक है, ये बात आप जानते हो। तो ये 56 है, तो ये भी 56 हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये 90 था और ये पूरा 44 था, तो ये कितना आ जाएगा, ये त्रिभुज में देखो, तो ये आएगा 46। अगर ये 46 है तो अगर इसको लंबवत है तो ये आधा आधी कर देगा, कहोगे हाँ, अगर लंबवत है तो आधा आधी करेगा, तो ये 46 है तो ये भी 46 हो जाएगा। अगर ये 46 है, ये 56 है, तो ये कितना हो जाएगा, 78। चलो समझ गए हो गया आप, ठीक है। चलो देख लो एक बार, आगे बढ़ जाते हैं। आप सुनना पहले क्या चीजें सुनना। अगर कोई दो समांतर रेखा है, ये रेखा और ये रेखा, दो समांतर रेखा है, और इसके बीच में हम एक लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन खींचते हैं, ठीक है। अगर दो समांतर रेखा है और इसके बीच में एक हम लाइन ट्रांसवर्सल पी क्यू खींचते हैं, मान लेते हैं ये पी है, ये क्यू है, पी क्यू लाइन खींचते हैं, किसके समांतर, तो एम एन के समांतर, एम एन लाइन के समांतर पी क्यू लाइन खींचते हैं, ठीक है। एम एन लाइन के समांतर जो है इसको काटने वाली एक पी क्यू लाइन ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा खींचते हैं। तो ध्यान रखना क्या क्या चीजें होंगी। ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, ठीक है, कहोगे हाँ एकदम सही है।
ये वाला यहाँ पर जो कोण बनेगा y डिग्री वो यहाँ वाले कोण के बराबर होगा। क्लियर है? कहोगे हाँ। ये x जो ऊपर बन रहा है वही नीचे यहाँ बनेगा, वही नीचे यहाँ बनेगा, यानी कि ऊपर का कोण यहाँ इस लाइन के ऊपर जो कोण बन रहा है वही इस लाइन के ऊपर भी कोण बनेगा x डिग्री। इस लाइन के नीचे जो कोण बन रहा है वही कोण इस लाइन के नीचे बनेगा y डिग्री। और अगर ये y है तो ये y होगा, अगर ये x है तो ये x होगा। कहने का मतलब कि जो चीजें राइट साइड में हो रही, जो चीजें राइट साइड में हो रही है वही चीजें लेफ्ट साइड में होंगी। देखो ऊपर वाला कोण इस लाइन के ऊपर बनेगा, इस लाइन के नीचे वाला कोण इस लाइन के नीचे वाला कोण बनेगा, इस लाइन के ऊपर वाला कोण इस लाइन के ऊपर वाला कोण बराबर होगा, इस लाइन के नीचे वाला कोण इस लाइन के नीचे वाला कोण बराबर होगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। दूसरी बात, आप कभी भी दो लाइन अगर पैरेलल है, दो लाइन अगर पैरेलल है तो इन दोनों का सम y प्लस एक्स हमेशा 180 आएगा, हमेशा 180 आएगा। या फिर उल्टा भी कहो कि अगर इन दोनों का सम 180 आ रहा है, इन दोनों का सम 180 आ रहा है, इन दोनों का सम 180 आ रहा है तो लाइन पैरेलल होगी। या फिर उल्टा कहो लाइन पैरेलल है तो इन दोनों का सम 180 आएगा। सेम यही कहानी इधर देख लेना, हम सिर्फ राइट साइड में बता रहे हैं, आप लेफ्ट में भी अप्लाई कर सकते हो कि इन दोनों का सम, इन दोनों का जो सम है वो 180 होगा तो ये लाइन पैरेलल होगी। उल्टा भी सही है कि अगर इन दोनों का सम 180 है तो लाइन पैरेलल होगी। ठीक है, लाइन पैरेलल होगी। इतनी बात क्लियर है? चलो तो अब सवाल देखते हैं। सवाल पढ़िएगा, सवाल पढ़िएगा। सवाल है कि यदि एक चतुर्भुज ABC के कोण, चतुर्भुज, एक चतुर्भुज ABCD, ठीक है, इसके क्या है, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D का जो अनुपात है, अनुपात में दिया हुआ है, कोण A, कोण B, कोण C, कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C अनुपात कोण D, ये कितना कितना दिया हुआ है? 3 7 6 4, 3 7 6 4, यही दिया हुआ है ना। देख लो एक बार बढ़िया से। हाँ, अनुपात दिया हुआ है। देखो इसको बेसिक से कैसे करेंगे, ठीक है, बेसिक से भी बता देंगे और शॉर्टकट भी बताएंगे। तो पहले आप बेसिक से सीख लेते हैं, ठीक है। बेसिक से, अगर कोई बेसिक से करना चाहता है तो रेशियो में कोण दिया हुआ है, तो अगर रेशियो में है तो उसको रेशियो जब हटाएंगे, 3 रेशियो 7 रेशियो 9 रेशियो 4 है, अनुपात में कोण दिया हुआ है तो कोण A का मान कितना होगा, तो अगर रेशियो हटाते हैं तो एक मल्टीपल x से गुना करते हैं। रेशियो हटाओगे तो एक मल्टीपल x से गुना करोगे तो कोण A का मान 3x, कोण B का मान 7x, कोण C का मान 6x, कोण D का मान 4x। ठीक है, अगर रेशियो हटाओगे तो आप एक मल्टीपल x से गुना कर दोगे। ठीक है, तो कोण A, कोण B, कोण C, कोण D का मान आ गया। और आपको ये मालूम है, हमको पहले कोण निकालना पड़ेगा। पूछ रहा है कौन सा चतुर्भुज हो सकता है, पहले कोण निकाल लेते हैं। तो आपको ये मालूम है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का सम, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के या फिर किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। तो यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D का मान 360 डिग्री। इतना नहीं करना है, देखो जी, अब 3x 7x 6x 4x, 3x 7x 6x 4x का मान 360 डिग्री है। तो अब ऐड कर लो, 6 4 10 7 3 10, कितना हो गया 20। 20x बराबर 360 डिग्री, x बराबर 20 से 20 काटोगे, 2 से काटोगे 18 बार, तो x का मान 18 डिग्री आ गया। तो आपसे x का तो मान पूछा नहीं है, आपसे पूछा कि कौन सा त्रिभुज हो सकता है। तो पहले x का मान 18 निकल गया, सारे कोण निकाल लो। तो कोण A कितना डिग्री हो जाएगा, तो 18 यहां पुट करोगे, 18 तिया 54, 18 सते 8 सते 56, 7 5 12, 26 से 18 8, 18 चौक 72,
8 छक 48, 6 4 10, 18 छक 48, ठीक है। यानी कि 54 डिग्री, 126 डिग्री, 108 डिग्री, 107 डिग्री। यानी कि कोण ए का मान कितना आ गया? 54 डिग्री। कोण बी का मान कितना आ गया? 126 डिग्री। कोण सी का मान कितना आ गया? 108 डिग्री। कोण डी का मान कितना आ गया? 72 डिग्री, ठीक है, 72 डिग्री। अब आपसे पूछा क्या कि ये कौन सा चतुर्भुज है? क्या ये काइट है, क्या ये समांतर चतुर्भुज है, या फिर क्या ये समचतुर्भुज है, या फिर क्या ये समलंब चतुर्भुज है? अच्छा, आपको पता ही नहीं है कि काइट किसको कहते हैं, पतंग इसको कहते हैं भाई, पतंग इसको कहते हैं, रोम्बस, कि ये भुजाएं बराबर ये अलग होती है, ठीक है, ये अलग होती है, ये पैरेलल नहीं होती है, ठीक है, ये पैरेलल नहीं होती है। और समांतर कहते हैं, आपको मालूम ही है कि आमने सामने वाली जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होगी, ये भुजाएं इसके पैरेलल होगी। तो ये कैसे चेक करेंगे कि समांतर है कि नहीं? तो पहले आप समांतर चेक करते हैं। देखो, हमने क्या बोला था कि लाइन अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो कब हो सकती है लाइन? अगर हम मानते हैं कि ये जो है चतुर्भुज ये समांतर चतुर्भुज है तो कब हो सकता है? जब इन दोनों का योग 180 बने, या फिर इन दोनों का योग 180 बने। क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर मान लो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है मान लेते हैं, तो ये जो रेखाएं जाएंगी इसका जो योग होगा, इन दोनों का योग 180 होगा, तभी ना ये लाइन पैरेलल होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमको ये लाइन और ये लाइन पैरेलल चाहिए, तो इन दोनों का योग 180 होना चाहिए। तो अगर इन दोनों का योग क्या 180 हो रहा है, 6 4 10 और 12 5 17 18, इन दोनों का योग 180 हो रहा है, तो ये लाइन पैरेलल होगी। अच्छा, क्या इन दोनों का भी योग 180 हो रहा है? तो हाँ, 180 योग हो रहा है, तो ये लाइन भी ये लाइन पैरेलल होगी। अच्छा, हम चेक कर लेते क्या ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है? तो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, इन दोनों का सम 180 होगा। तो क्या इन दोनों का सम 180 है? तो 4 2 6 और 7 5 12, तो ये लाइन तो पैरेलल नहीं है। यानी कि ये एंगल जो है वो तो 126 आ रही है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जो एंगल है ये और ये 90 होना चाहिए, 180 होगा तभी तो लाइन पैरेलल होगी, लेकिन ये लाइन जो है, ये लाइन का योग 180 है ही नहीं, तो क्या ये लाइन पैरेलल होगी? तो नहीं। तो मात्र ये लाइन सिर्फ पैरेलल है इसके, ये नहीं है इसके पैरेलल। यहाँ से 8 6 14, 2 1 3 और 2 234 आ रहा है, कहाँ पैरेलल है? सिर्फ ये लाइन पैरेलल है। तो अगर सिर्फ ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों एंगल 180 हो रहा है, तो सिर्फ ये लाइन पैरेलल है, तो अगर ये लाइन सिर्फ पैरेलल है तो आप बताओ क्या होगा? क्या समचतुर्भुज होगा? तो भाई समचतुर्भुज क्या होते हैं? समचतुर्भुज में ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होता है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होता है। कहोगे हाँ। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है? तो समलंब चतुर्भुज में होता क्या है तो वो सुनो, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होते हैं, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल नहीं होते हैं। ये कौन सा हो जाएगा? सिर्फ ये लाइन इस लाइन के पैरेलल जब दिखाई दे रहा है तो ये कौन सा चतुर्भुज होगा? तो सिर्फ एक अपोजिट लाइन इन दोनों के पैरेलल है, मात्र ये लाइन इस दोनों के पैरेलल है। ये लाइन की यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण अगर पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएंगी? समलंब चतुर्भुज हो जाएंगी, ठीक है। इस समलंब चतुर्भुज में ही सिर्फ एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल होती है और अपोजिट वाला पैरेलल नहीं होता है। सिर्फ ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, सिर्फ ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये वाला पैरेलल नहीं है। तो ये कैसा चतुर्भुज होगा? तो समलंब चतुर्भुज होगा। कैसा होगा? समलंब चतुर्भुज, ठीक है। ये ट्रेपीजियम होगा, ठीक है। क्या होगा? समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम होगा, ठीक है। ये तो हुआ बेसिक से करने वाली बात।
अब इसी को अगर हम इतना ना करें और डायरेक्ट निकाल दें तो सुनो कैसे। इसी को अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, सुनना। रेशियो कितना दिया हुआ है, आप बस हमको ये बताओ रेशियो कितना दिया हुआ है। तो रेशियो दिया हुआ है भाई 3 7 6 4, यानी कि कोनों का जो रेशियो है, कोन का जो रेशियो है ए बी सी डी, 3 4 नहीं 3 7 6 4, 3 7 6 4। हम x क्या है मानेंगे, हम डायरेक्ट रेशियो से ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 7 6 4, तीनों को चारों कोनों का मान किसी भी चतुर्भुज में 360 डिग्री। तो अगर हम बात करते हैं तो अगर हम सारे कोनों का मान 360 डिग्री होता है तो चारों कोनों को जोड़ लो, यहीं पर जोड़ लो, 7 3 10 6 4 10, यानी कि 20 का ही तो मान 360 डिग्री है, 20 का ही तो मान 360 डिग्री है। तो अगर हम बोले कि 1 डिग्री का मान, कि 1 का मान कितना आएगा, 1 का मान कितना आएगा, तो काटोगे तो 18 ही तो आएगा, 1 का मान 18, 1 का मान 18। तो 3 का मान कितना आएगा, 3 का मान 18 या 54 डिग्री। 7 का मान कितना आएगा, तो बोलो 18 7 26 से। और 6 का मान कितना आएगा, अगर 1 का मान 18 है तो 6 का मान 18 गुने 6 कर दो, 108, ठीक है। और 4 डिग्री का मान, 4 का मान कितना आएगा, 4 रेशियो का मान, तो 1 का मान 18 है तो 4 का मान 72 डिग्री। तो हमने बिना x माने एंगल निकाल लिया, कहोगे हाँ। तो एक ऐसा चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसका ये कोण ए बी सी डी, ये कोण कितना है, ए वाला है 54 डिग्री, ये वाला है 126 डिग्री, सी वाला कितना है 108 डिग्री, और डी वाला कितना है 72 डिग्री। तो देखो ये दोनों का योग हो रहा है 180, ये दोनों का योग हो रहा है 180, तो ये दोनों का योग 180, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। क्या इन दोनों का योग 180 हो रहा है, तो नहीं। क्या इन दोनों का योग 180 हो रहा है, तो नहीं। तो ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है। तो अगर कभी भी दो लाइन आमने सामने वाली पैरेलल हो और अपोजिट पैरेलल नहीं होती है तो वो कंडीशन होती है ट्रेपीजियम की, वो समलंब चतुर्भुज की होती है। समलंब चतुर्भुज में ये खासियत होता है, समलंब चतुर्भुज में ये खासियत होता है, सुनना, ये होता है समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी। ये लाइन इस लाइन के तो पैरेलल होगी, यानी कि अगर हम बात करें ए बी पैरेलल तो होती है डी सी के, लेकिन ए डी पैरेलल नहीं होती है किसके, बी सी के। यानी कि ये रेखा इस रेखा के पैरेलल नहीं। क्या आपको पैरेलल दिखाई दे रही है, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये मिल न जाएगी जी। ये लाइन भलो इसके पैरेलल है। और इसका कभी कभी एरिया पूछ लेता है, क्या पूछता है, एरिया। तो इसका ये एरिया याद रखना, यहाँ पर से इसको अगर हम हाइट डालते हैं, हाइट इसकी जो ऊंचाई होती है, ट्रेपीजियम की जो ऊंचाई होती है वो मान लेते हैं h, ऊंचाई मान लेते हैं h, ऊंचाई मान लेते हैं h। तो एरिया पूछता है, तो एरिया होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि ए बी का सम, ए बी प्लस बी सी सी डी, ए बी और सी डी का सम इंटू एच इंटू हाइट, ये इसका एरिया होता है। ठीक है, आपको एरिया भी पूछ सकता है। चलो नेक्स्ट सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो, कैलकुलेटिव है, ठीक है। चलो देखो सवाल है 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इस पूरे का 3/2, ठीक है, और क्या है, गुना 8 की पावर 2/3, 8 की पावर 2/3, ठीक है, डिवाइड 1/6 की होल पावर
-3। अब यहाँ आप कुछ बातें याद रखना, समझना कि अगर a की पावर -n है तो उसको हम 1/a की पावर n, अगर n निगेटिव है तो n को पॉजिटिव करने के लिए उल्टा कर देंगे, ठीक है, उलट देंगे, ठीक है। और यही केस अगर a/b की पावर -n है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए b/a कर देंगे, अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो बस यही लॉजिक आपको यहाँ पर लगाना था, ठीक है। और एक बात है सुनना, ये तो पहला लॉजिक। दूसरा समझना कि अगर a की पावर n इंटू b की पावर n है, a की पावर n इंटू b की पावर n है, तो इसको हम ab की पावर n लिख सकते हैं, ठीक है, ab की पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा कि अगर a की पावर n इंटू a की पावर m ऐसा हो, बेस सेम हो पावर अलग अलग हो। उस बार क्या था, पावर अलग अलग, पावर सेम था बेस अलग अलग था, तो बस बेस को आपस में मल्टीप्लाई करके पावर चिपका दिए। अब अगर हम देखते हैं तो बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो सीधे बेस लिखो और पावर को ऐड कर दो, पावर को ऐड कर दो। अगर अब भी नहीं समझ, ऐसे देखो, अगर एक और आता है a की पावर n बटे b की पावर m, b की पावर n, डिवाइड के केस में क्या करना, a की पावर बटे b, अगर पावर सेम हो तो a+a/b लिखना और उस पूरे की पावर n ही लिख देना। लेकिन अगर ऐसा आ जाए a की पावर n बटे a की पावर n बटे a की ही पावर m, पावर इस बार सेम नहीं है बेस सेम है, तो बस पावर घटा देना, पावर घटा देना, ठीक है, पावर घटा देना। इतनी काम कर लोगे, ये आपको 4 चीजें याद रखनी है, ठीक है, ये 4 चीजें याद रखनी है। तो आओ देखो, बोला है कि इसको हटा दे। अब चलो देखो जी, यहां देखो, ये देखो हमको निगेटिव पावर दिख रही है। अगर ये निगेटिव पावर है तो इसको पॉजिटिव पावर बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/6 की पावर अगर निगेटिव में -3 है तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो 6/1 की पावर 3 लिखना पड़ेगा, कहोगे हाँ। तो इसको हम क्या लिख दें, इसको हम लिख दें 6/1 की पावर 3, 6/1 की पावर 3, निगेटिव खत्म, निगेटिव खत्म, निगेटिव खत्म, आगे आ जाओ। अब बस बोर्ड मास का कंसेप्ट लगा दो कि डिवाइड को गुना में चेंज कर दो। तो डिवाइड है तो गुना में, देखो डिवाइड ही रहने दो, चलो अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये 13 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर। अच्छा आपको हम ट्रिपलेट बताए हैं, ट्रिपलेट याद रखना कि 5, 12, 13 ये एक ट्रिपलेट होता है, ये कुछ ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से निकालने का एक ट्रिपलेट है 5, 12, 13। एक और ट्रिपलेट है 3, 4, 5, ये याद ही रखना। एक और है 7, 6, 8, 10, ठीक है, 6, 8, 10, 20, 21, 29, 20, 21, 29, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट। अरे ट्रिपलेट होते क्या हैं, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं होगी अगर आपको ट्रिपलेट याद है। जैसे अगर ये साइड मान लो 5 है तो ये 4, ये 3 होगा। अगर ये साइड मान लेते हैं 13 है, सबसे बड़ी साइड 13 है, तो बाकी दोनों साइड 5 और 12 होगा। आप देखो 4 का स्क्वायर करो प्लस 5, 3 का स्क्वायर करो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा। आप 5 का स्क्वायर करो प्लस 12 का स्क्वायर करो 13 का स्क्वायर आएगा। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद होंगे तो सवाल जल्दी होगा, सवाल जल्दी होगा। तो यहाँ देखो 13 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। 13 का स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर घटाएंगे तो 12 का स्क्वायर आएगा। 5 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 13 का स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर हमको 13 का स्क्वायर और में से 5 का स्क्वायर घटाएंगे तो 12 का स्क्वायर आएगा, ठीक है।
ऐसे नहीं तो बेसिक से कर लो। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25, 5 का स्क्वायर 25, इस पूरे की पावर 3/2 है गुना, इसको मिटाओ, 8 की पावर 2/3 गुना ही करो, गुना कितना हो जाएगा 1/6 की पावर 3 कहोगे। हाँ एकदम सही है, एकदम सही है। आगे ये घटाओगे तो 144 आएगा, और 144 की ये घटाओगे भाई तो 144 आएगा, और 144 होता है 12 का स्क्वायर, ये होता है 12 का स्क्वायर, ये होता है 12 का स्क्वायर, और आपको मालूम है a की पावर n इस पूरे की पावर n हो तो ये गुना हो m है तो ये गुना हो जाता है, ये गुना होता है a की पावर n इंटू m हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये इसमें गुना हो जाएगा, 12 की पावर 2 गुने 3/2 होगा, 2 से 2 कटेगा, 12 की पावर 3 बचेगा। इस पूरे को जब सॉल्व करते हैं तो 12 की पावर 3 बचता है, 12 की पावर 3 बचता है गुना ये कितना होगा। अच्छा 8 क्या होता है, 8 होता है 2 की पावर 3, 8 होता है 2 की पावर 3, 2 गुने 2 गुने 2 करोगे 8 आएगा। तो 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इस पूरे की 2 की पावर 3। तो अब गुना करोगे तो ये क्या होगा 2 की पावर 3 गुने 2 की पावर 3 से 3 कट गया, बचेगा 2 की पावर 2, क्या बचेगा 2 की पावर 2 गुना 1/6 की पावर 3 है, 1/6 की पावर 3 है। अच्छा अब हमको ये बताओ कि 6 की पावर 3 क्या होती है। 2 गुने 3 होता है 6, 2 गुने 3 होता है 6, 2 गुने 3 की पावर 6। तो अगर हम बोले कि a की पावर a गुने b की पावर n, तो क्या हम इसको a की पावर n इंटू b की पावर n लिखने में कोई हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुने 3 की पावर 3? हाँ क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कहोगे हाँ। तो आओ क्या हम 6 की पावर 3 को हम ऐसे लिख दें 2 की पावर 3 गुने 3 की पावर 3? तो देखो 2 की पावर 2 से ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4, 2 की पावर, अरे भाई 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो 4 से काटोगे 2 बार में, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ अच्छा ये देखो क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ये है 3 गुने, ये क्या है 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितनी होती है 3 की पावर 3 गुने 3 गुने 3 होती है, यानी कि 3 दूनी 6 या 18 है कि नहीं? हाँ ये होगा। और ये क्या लिखा हुआ है, ये 12 गुने 12 लिखा हुआ है, 12 गुने 12 गुने 12। तो 3 से काटो, 3 से 4 बार में, 3 से 4 बार में, 3 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, तो 4 चौक 16 दूनी 32, डायरेक्ट आ गया 32, ठीक है 32 आ गया। चलो कोई दिक्कत यहां तक किसी को समझने में? एक कैलकुलेशन में हम आपको कितना चीज बता दिए। चलो अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे, जल्दी से करना। लिखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी किसी खंभे को 24 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? क्या बोला है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर कोई रेलगाड़ी की चाल है, रेलगाड़ी चल रही है उस रफ्तार से, तो वो खंभे को पार करने में, वो एक खंभे को पार करने में 24 सेकंड लेती है। कितना लगती है? 24 सेकंड लेती है। तो बताओ रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? अच्छा हमको ये बताओ भाई कि ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, इसकी कुछ ना कुछ यही लंबाई जैसे पूछा है, यही लंबाई पूछा है। ये खंभा है, मान लेते यहाँ एक खंभा है, ये खंभा है, ठीक है। अगर ये रेलगाड़ी पार करेगी तो डिस्टेंस कितना होगा? अगर ये रेलगाड़ी इस खंभे को पार करेगी तो ये रेलगाड़ी कब खंभे को पूरी तरीके से पार कर लेगी? जब इसका अंतिम छोर, जब इसका अंतिम छोर पूरे तरीके से खंभे से पार हो जाए।
तो अगर इसका अंतिम छोर मान लो यहाँ है, इस रेलगाड़ी की अंतिम छोर यहाँ है और रेलगाड़ी तभी ना पूरा पार करेगी कि ये रेलगाड़ी यहाँ पर है तो यहाँ से रेलगाड़ी उठ के यहाँ जाएगी तभी तो ये रेलगाड़ी खंभे को पूरा पार करेगी। अगर ये रेलगाड़ी की x डिस्टेंस है, ये पूरा x डिस्टेंस चल के यहाँ आ जाएगी, ये पूरा x डिस्टेंस चल के यहाँ आ जाएगी तभी ना ये रेलगाड़ी इस खंभे को पूरा पार करेगी। कहोगे हाँ कि अगर ये रेलगाड़ी इस खंभे को पार करना चाहती है तो कितना दूरी चलेगी, तो अपने लंबाई की जो अकॉर्डिंग इसकी लंबाई जितनी है उतना ही दूरी चलेगी तभी तो रेलगाड़ी पार करेगी पूरे खंभे को। खंभे को पूरा पार करने का मतलब क्या है, ये रेलगाड़ी उठ के यहाँ आ जाए, इनकी इसका अंतिम छोर जो है अब यहाँ आ जाए, अंतिम छोर इसका पार कर ले। तो अंतिम छोर इसका पार करेगा कब, जब ये अपनी लंबाई होगी, जितनी इसकी लंबाई होगी उतना ही अंतिम छोर उसका होगा। तो कितना डिस्टेंस चली रेलगाड़ी, x किलोमीटर, x डिस्टेंस चली। अब रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ देख लो। हाँ, और आपसे पूछा क्या है, मीटर में पूछा है, मीटर में पूछा है। तो मीटर में जब पूछा है तो याद रखना कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में चेंज करते हैं, मीटर में चेंज करते हैं तो 5/18 से भाग करते हैं, 5/18 से भाग करते हैं, 5/18 से भाग करते हैं। तो ये मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि किलोमीटर कितना होता है, देखो किलोमीटर होता है 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर। अच्छा, हमको घंटा नहीं सेकेंड, अगर कोई भी चीज़ मीटर में है तो वो टाइम सेकेंड में लेंगे, अगर कोई भी चीज़ किलोमीटर में है, किलोमीटर में है, किलोमीटर में है तो टाइम घंटा में लेंगे। तो हमको ये बताओ कि आवर को जब मिनट में बदलोगे तो 60 सेकेंड, 60 मिनट। अब इस 60 मिनट को सेकेंड में बदलोगे तो 60 से और गुना, यानी कि 3600 सेकेंड हो जाएगा। 1 घंटा में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड, ये कितना आएगा, सेकेंड आ जाएगा। अब काटोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 5, 2 से 18, तो 1 में से कितना, 1 किलोमीटर में कितना आ गया, 5/18 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। यानी कि 1 किलोमीटर को जब आप मीटर प्रति सेकेंड में बदलोगे तो 5/18 से गुना करोगे। ये याद कर लेना, ठीक है आपको, कि अगर आपको 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। और अगर मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुना कर देना है। 18/5 से गुना कर दोगे तो आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सेम यही देखो कि ट्रेन हमको कितने आंसर किस में चाहिए, मीटर में, तो यहाँ किलोमीटर है, इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो इसकी जो चाल है, इसकी जो चाल है, जो इसकी स्पीड है, जो इसकी स्पीड है, तो स्पीड को क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो जब 5/18 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, यानी कि 25/2 मीटर पर सेकेंड। इसकी चाल कितनी हो गई, 25/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 25/2 मीटर पर सेकेंड। अब इस ट्रेन की चाल कितनी है मीटर पर सेकेंड में, 25/2, ठीक है। अब क्या बोला है, अब क्या बोला है कि खंभे को कितने सेकंड में पार करती है, 24 सेकंड में पार करती है। तो बाबू याद रखना क्या कहता है, 24 सेकंड में पार करती है। तो अगर हमको डिस्टेंस चाहिए, ट्रेन की कोई डिस्टेंस होगी ना, तो अगर हमको स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितनी है, टाइम कितने सेकंड में, 2.4 सेकंड में ना, नहीं 24 सेकंड में, 24 सेकंड टाइम दिया हुआ है। तो हमको डिस्टेंस निकालना होगा। तो डिस्टेंस ट्रेन कितनी चलेगी, x किलोमीटर, x मीटर ही तो चलेगी डिस्टेंस, तो x मीटर डिस्टेंस चली। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, 25/2 इंटू टाइम कितना लगा, 24 सेकेंड। 2 से काटोगे 12 बार में, 25 गुने 12 करोगे, 25 दहें के 250 और 25 दूनी 50,
तो 300 आ जाएगा, 300, यानी कि इस ट्रेन की जो लंबाई होगी वो 300 मीटर होगी। ट्रेन की जो लंबाई होगी वो 300 मीटर होगी। ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 300 मीटर। जल्दी करो, देखो डिस्टेंस जो होता है, याद रखना, डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, हमको डिस्टेंस, देखो स्पीड दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया। जल्दी से करो, समझ गए ना? चलो अगला करेंगे। बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 158 और 215 को विभाजित करने पर 4 और 5 शेषफल प्राप्त होता हो। सुनना मेरी बात पहले, ठीक है, उसके बाद बोलना कुछ। सुनना क्या बोला है आपको, एलसीएम। देखो हम एक क्वेश्चन के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी बता रहे हैं। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ ये क्या होते हैं, शॉर्ट समझ लो। एलसीएम वैसी संख्याएं होती है, सुनना, वह छोटी सी छोटी संख्याएं जिसको दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, तो दी गई संख्याओं से कटे, वह छोटी सी छोटी संख्या, छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से डिवाइड हो, डिवाइड हो। ठीक है, और एचसीएफ इसी का उल्टा, जो दी गई संख्याओं को डिवाइड करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को डिवाइड करे, जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को डिवाइड करे और ये दी गई संख्या से डिवाइड हो। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो दी गई संख्या से कटे, दी गई संख्या से कटे और दी गई संख्या को काटे। जैसे अगर हम 2 और 4 का एलसीएम आपसे पूछते हैं तो 4 होगा। 4 काटने का मतलब 4 को ये 2 भी काट, एलसीएम वैसी छोटी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं से कटे। ये 2 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा और 4 4 से भी कटेगा। अगर हम बोलते हैं 6 और 8 का एलसीएम एचसीएफ, 6 और 8 का एचसीएफ की अगर हम बात करते हैं तो वो 2 आएगा। वो क्या आएगा? 2 आएगा, वो आएगा 2। एचसीएफ ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको डिवाइड करे, जो इसको डिवाइड करे। 2 इसको डिवाइड करेगा, 2 इसको डिवाइड करेगा। समझ गए? जो ये इसको डिवाइड करेगा, ये इसको डिवाइड करेगा। एलसीएम में क्या होता है कि नंबर जो दिया गया है वो उसको डिवाइड करे। 2 इसको डिवाइड करेगा, 4 इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, चलो एक बार देखो भाई, इंक भरते हैं। चलो हो गया, इंक भरा गया। चलो देखो, इस समझिए। चलो अब सवाल पढ़ो, क्या है सवाल? है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे संख्या 158 और 215, 158 और 215, 158 और 215 को विभाजित करते हैं, को विभाजित करते, इसको डिवाइड करने वाली एक ऐसी संख्या खोजो जिसको डिवाइड करने पर शेषफल कितना दे दे, रिमाइंडर कितना दे दे, रिमाइंडर कितना दे दे।
तो अगर हम 115 को इस संख्या से डिवाइड करते हैं तो 4 रिमाइंडर दे दे, और इसको करेंगे तो कितना देगा, 5 रिमाइंडर दे दे। कितना दे दे, 5 रिमाइंडर दे दे। ठीक है, एक ऐसी संख्या खोजो जिसको, एक ऐसी संख्या का पता लगाओ कि जो 154 को भाग करने पर 4 रिमाइंडर दे दे और 215 को भाग करने पर 5 रिमाइंडर दे दे। यानी कहने का मतलब कि एक ऐसी संख्या का हमको खोजना है कि जिसमें इसको भाग करेंगे ना तो 4 रिमाइंडर आएगा और इसमें भाग करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा। तो अगर हम ये कह दे कि वो संख्या ऐसी होगी कि 4 बच रहा है, रिमाइंडर 4 बच रहा है, अगर 4 घटा लेंगे, अगर 4 घटा लेंगे तो 154 हो जाएगा। तो ये संख्या अब 154 को पूरा पूरी डिवाइड करेगी। अरे भाई सुनो, 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो अगर ये 1 घटा लेते हैं 5 में से, अगर ये 1 घटा लेते हैं 5 में से, तो ये संख्या जो 2 है वो 4 को पूरा पूरी डिवाइड कर देगी। तो सेम यही कहानी है कि अगर ये संख्या 158 को डिवाइड करते हैं तो 4 से फल देता है, तो अगर 4 घटा लेंगे तो ये संख्या इसको पूरा पूरी डिवाइड करेगी। कहोगे हाँ। उसी प्रकार से अगर ये संख्या इसको डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर देती है तो 5 घटा लेंगे तो 210 बचेगा। अब ये संख्या 210 को पूरा पूरी डिवाइड करेगी। यानी कि कोई संख्या ऐसा पता लगाओ जो 154 को भी डिवाइड कर दे और 210 को भी डिवाइड कर दे। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, HCF। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या पता लगाओ जो 154 को भी डिवाइड करे और 210 को भी डिवाइड करे। तो कितना आएगा, 154 को भी डिवाइड करे और 210 को भी डिवाइड करे, इसका HCF, इसका HCF। अच्छा, आपका ऑप्शन क्या क्या है, आपका ऑप्शन है 21, 18, 7, 14, यही ऑप्शन है। अच्छा, सबसे बड़ा संख्या 21 है, सबसे बड़ा संख्या 21 है। 21 में आता है 3 और 21 में आता है 7, 21 में आता है 3, 21 में आता है 7। एक तो है कि इसका बेसिक HCF निकाल दो, और एक तरीका है कि इसमें आता है 3 और इसमें आता है 7, इसमें आता है 9, इसमें आता है 2, इसमें आता है सिर्फ 7, इसमें आता है सिर्फ 7 और 2। तो बोला है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या से हम चेक करेंगे। ऑप्शन से चेक करने का तरीका है, सबसे बड़ी संख्या 21 है, 21 में आता है 3 और 7, यानी कि संख्या जो है वो 3 से भी कटनी चाहिए, 7 से भी कटनी चाहिए। क्या ये 3 से कट रही है, हाँ 21 3 से कटता है। क्या ये 3 से कटेगी, 4 और 1 5, 5 10, ये 3 से नहीं कटेगा। ये संख्या 154 3 से नहीं कटेगा। जब 154 3 से नहीं कटेगा ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। 154 3 से नहीं कटता है, ठीक है, 154 3 से नहीं कटता है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा। क्या ये संख्या होगी, देखो तो 9 से कटना चाहिए, 2 से कटना, 2 से दोनों संख्या कट रही है, 9 से क्या कट रही है, तो नहीं 9 से ये नहीं कट रही है, 5 4 9 1 10, ये 9 से नहीं कट रही है। 9 से कटने के लिए अंकों का सम 9 से कटना चाहिए, तो ये भी नहीं है वो आंसर। अब बड़ी संख्या क्या है, 7 बड़ा है कि 14, तो 14 बड़ा है तो 14 को चेक करेंगे। क्या 14 में है 7 और 2, 2 से तो ये संख्या कट ही रही है, 2 से ये भी संख्या कट रही है। तो क्या 2 से संख्या, ये जो 7 से कटती है, 7 से, हाँ ये भी 7 से कटती है, 7 या 21 बार में, और ये भी कटती है 7 से। इनकी आंसर कितना होगा, 14। इन दोनों का HCF कितना होगा, 14। ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे, उतना निकालेंगे क्या है। अगर निकालने का मन है तो निकाल लो, इसको फैक्टराइज करो, इसका फैक्टराइजेशन करो, आप निकाल लोगे, आप निकाल लोगे। ऑप्शन से ही चेक कर लेना भाई। अगर 2 ऑप्शन मिसमैच कर जाता, 2 ऑप्शन मिसमैच कर जाता तो आप आंसर से चेक कर लेते, यानी कि आप निकाल के चेक कर लेते, निकाल लेते 154 और 210 का HCF, 14 ही आएगा, 14 से ही कट रहा है। अगर शेषफल वाला केस है, समझिए कैसे करना है ना, है। चलो अगला सवाल देखो। बोला है एक मिश्रण की 80 लीटर मात्रा में, एक मिश्रण है जिसमें 80 लीटर मात्रा है। मिश्रण की कितनी मात्रा है, 80 लीटर। यानी कि एक मिश्रण है, एक मिश्रण है, किसी भी चीज का मिश्रण है, इसमें पानी कितना है, मिश्रण कितना है, 80 लीटर का। अच्छा, मिश्रण क्या होता है, चाहे तो वो दूध और पानी का हो, नमक या पानी का हो, वही मिश्रण होगा। नमक कितना है, पानी कितना है, चीनी कितना है, पानी कितना है, वही मिश्रण होगा। इसमें मिश्रण कितना है, 80 का लीटर का।
80 लीटर का मिश्रण है। आगे बोला है इसमें दूध और पानी का मिश्रण है, मिल्क, इसमें 80 लीटर है, किसमें, मिल्क और वाटर का रेशियो है, इसमें दूध और पानी मिला हुआ है, मिल्क और वाटर, इसका अनुपात है 3:1, मिल्क और वाटर का अनुपात 3:1 है, ठीक है। अब बोला है यदि यह अनुपात 2 से 3 हो जाए, अभी जो अनुपात है वो अनुपात क्या हो जाए, 2 से 3 हो जाए, अनुपात 2 से 3 हो जाए। पहले दूध और पानी का जो अनुपात था 3:1 था, अब दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 2 से 3 हो जाए। तो मिश्रण में और कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण क्या होगा, मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। देखो जी, पानी ऐड कर रहे हैं, दूध तो सेम ही है भाई। अगर हम कोई भी चीज लेते हैं, मान लो इस कंटेनर में, अगर हम मान लेते हैं 2 कंटेनर हमारे पास है, इसमें दूध इतना है, ठीक है, दूध है, ठीक है, दूध है, और पानी है, मान लो कुछ पानी है, मान लेते हैं इसमें 1 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है, ठीक है, मान लेते हैं 1 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है, और हमको दूध सेम ही रखना है, दूध हमको थोड़ा बढ़ाना है, दूध हमको नहीं बढ़ाना है, हमको सिर्फ क्या बढ़ाना है, पानी ऐड करना है। तो अगर हम पानी ऐड करेंगे तो पानी का रेशियो ना बढ़ेगा भाई, दूध का रेशियो सेम ही रहेगा। अगर हमको सिर्फ पानी ऐड करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर ऐड करना है, तो दूध का जो रेशियो है 1 लीटर जितना पहले दूध था, अभी भी इस गैलन में 1 ही लीटर दूध रहेगा। जैसे मान लो कि तुम एक कंटेनर लिए और तुम्हारे पास 2 कंटेनर है, उस 2 कंटेनर में से एक कंटेनर में मान लो 2 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है। तुमने क्या किया, सिर्फ पानी ऐड किया, दूध ऐड नहीं किया, तुमने खुद से पानी मिलाया। तो क्या जब तुम पानी मिलाओगे तो क्या पानी में से तुम दूध ही मिला दोगे, नहीं, जब पानी मिलाओगे तो दूध तो बढ़ेगा नहीं भाई, उसमें क्वांटिटी बढ़ जाएगी, दूध तो तुम्हारा 2 ही लीटर रहेगा, पानी सिर्फ कितना बढ़ेगा, पानी आप जितना मन चाहे उतना डाल सकते हो। तो आपको बोला है कि सिर्फ और सिर्फ क्या पानी मिलाना है, सिर्फ और सिर्फ वाटर का रेशियो मिलाना है, कि वाटर का रेशियो मिलाना है, वाटर बढ़ेगा, वाटर बढ़ेगा, वाटर बढ़ेगा, दूध सेम रहेगा, दूध जितना पहले था उतना ही अब भी रहेगा। तो भाई दूध पहले कितना था, 3, अब कितना है, 2, अब कितना है, 2, तो सेम करेंगे, तो 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे और दूध वाला क्वांटिटी 3 है तो 3 को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो बताओ कितना होगा, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। अब देखो दूध सेम आ गया, कहोगे हाँ, अब दूध सेम आ गया, दूध सेम आ गया, कहोगे हाँ, दूध सेम आ गया, दूध सेम आ गया। दूध हमको सेम रखना है, वाटर हमको बढ़ाना है, तो वाटर कितना बढ़ गया, 2 से पानी कितना हो गया, 7 बढ़ गया, 2 से कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया। अच्छा हमको ये बताओ कि कितनी मात्रा है, कितनी पहले कितनी क्वांटिटी थी, कितनी 6 और 2 टोटल हमारी पास क्वांटिटी दूध और पानी की कितनी थी, तो 80 लीटर। अच्छा ये 80 लीटर क्या है, 80 लीटर मिल्क प्लस वाटर है, मिलाकर 80 लीटर है, दूध और पानी मिला के 80 लीटर है। तो पहले हमारे पास 6 और 2 था, 6 और 2 था, 6 और 2 था, इनकी 8 लीटर था पहले कितना था, 8, अनुपात में कितना, 8 और लीटर में कितना, 80, तो 8 का मान ही तो 80 लीटर है, 8 का मान ही तो 80 लीटर है। हमसे पूछा कितना है, बढ़ाना कितना पड़ेगा, 7, बढ़ाना कितना पड़ेगा, 7, तो 7 का मान कितना होगा, तो 8 का मान 10, 80 है तो 10 गुना, तो 7 का 70 लीटर। अब इसमें कितनी होगी, 70 लीटर होगी, अब इसमें कितना होगा, 70 लीटर। मिश्रण कितना होगा, 70 लीटर, पानी कितना मिलाना पड़ेगा, 70 लीटर, पानी कितना मिलाना पड़ेगा, 70 लीटर, ठीक है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि 6 2 पहले 8 मिश्रण था 10 गुना, अब 6 और 9 छो कितना हो गया, 15, तो 150 हो गया, 150 हो गया, तो कितना मिलाना पड़ा, 80 से कितना हो गया, 150, यानी कि 70 मिलाना पड़ा पानी। ऐसे भी चेक कर सकते हो आप। चलो
लेकिन ये वेस्ट है कि जिसको अगर जैसे देखो, अगर आपको किसी चीज को छेड़ने नहीं बोला है तो आप उसको छेड़ोगे नहीं। आपको बोला है दूध को सेम रखना है, दूध को हम सेम रखेंगे। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका जो ये इसको इनसे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे। हाँ, दूध वाला क्वांटिटी इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे। ठीक है, चलो अगर हमको बोलता पानी को सेम रखना है तो एक को नीचे गुना करते, 3 को ऊपर गुना करते, ऐसे करते। चलो आप समझ गए होंगे। चलो इसको छोड़ो, पहले ये क्वेश्चन छोड़ो, पहले यहां देखो 0.2 पर बार। अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करें 0.2 पर बार, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या है 0.2222222 अनंत तक, अनंत तक, बहुत सारा, बहुत आगे। अच्छा, ये कौन सा डेसिमल है, ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है, तो ये रेशनल नंबर है। ये भी पूछता है ये रेशनल नंबर है या फिर ये बोलो ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, याद रखना। अच्छा, बोल दे कि डेसिमल का ये कौन सा रूप है, तो डेसिमल का भाई ये टर्मिनेटिंग फॉर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग फॉर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं अशांत, अशांत परंतु आवृत्ति दशमलव। ठीक है, आवृत्ति, अशांत है लेकिन आवृत्ति है। ठीक है, अशांत है लेकिन आवृत्ति है, लेकिन इसको हम P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको परिमेय संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो एक सवाल यहां से बन गया आपका, एक सवाल यहां से बन गया, 3 सवाल बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, 3 सवाल यहां से बन गया। अब आपके सवाल क्या आते हैं वो सुनना। सवाल आते हैं कि इसको P बटे Q के फॉर्म में बताओ, इसको भिन्न के फॉर्म में चेंज करो। तो भाई इसका तो बेसिक आपको यहां पर नहीं बता सकते, इसका आपको सिर्फ और सिर्फ क्या जानना होगा, ट्रिक जानना होगा, क्योंकि बेसिक x मान के आता है वो आपको हम फिर कभी बता देंगे। ठीक है, चलो तो अगर इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो याद रखना 0.2 पर मारना है, तो आप पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दो बचा 2, पॉइंट हटा दो बचा 2। अब देखो बार है, ये बार है, ये बार है, तो जितनी बार जितने अंक पर बार रहेगा उतना 9 रखना। 1 अंक पर बार है तो 1 9, 2 बटे 9 इसका आ गया। 0.24 दोनों पर बार है, 0.24। अब देखो इसको कैसे चेंज करेंगे, पॉइंट हटाओगे तो 24 रहेगा, पॉइंट हटाओगे 24 रहेगा। देखो कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर बार है तो 2 गुना चिपका दो, यही आ गया आपका फ्रैक्शन में। जैसे अगर हम आपसे बोले 2.245 इस पूरे पे बार, तो दशमलव हटाओगे तो 245 लिख दोगे। ठीक है, अब जितने पर बार है, जितने पर बार है उतना 9, कई गो अंक है 1 2 3, तो 3 गो 9। ठीक है, जैसे 0.24 सिर्फ 4 पर बार है। अब बताओ, तो भाई ध्यान से सुनना, अब क्या करेंगे कि 24 तो लिखेंगे बटे जितना पर बार है, कितना पर बार है, 1 अंक पर बार है तो 1 9, और जितने पर बार नहीं है उतना 0, कितने बार नहीं है, 1 अंक पर बार नहीं है तो 1 0 हो गया। जैसे 0.245 इस पूरे पर बार, ये सवाल आ जाए कैसे करेंगे, जितने पर बार पहले टोटल संख्या लिख दो, 245 लिख दो, लिख दिए, बटे जितने पर बार है उतना 9, जितने पर बार नहीं है उतना 0। जैसे 4.256। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। चलो
चलो इसको बाद में करते हैं, पहले ये समझ लो। आ जाओ, लिखेंगे 2 5 6 7 कितने पर बार है, तो 2 अंक पर बार है तो दोनों, और कितने पर बार नहीं है, 2 अंक पर बार नहीं है तो ये आ जाएगा। तो ये समझ गए, क्या समझ गए? जितने पे बार है उतना जीरो, जितने पे बार नहीं है उतना लिख देंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये देखो जिस पर बार नहीं है, अब सुनना, ये हो गया। अब जिस पर बार नहीं है वो घटा दो। यहां बार किस पर नहीं था, 2 पर था, 2 घटा दो। यहां पर 25 पर बार नहीं था, 25 घटा दो। घटा दिए, घटा दिए, यहां तक कोई दिक्कत? जितने पर बार नहीं है उतना जीरो, जितने पर बार है उतना 9, और जिस पर बार नहीं है वो घटा दो। जिस पर बार नहीं है वो घटा दो, जिस पर बार नहीं है वो घटा दो, ठीक है। अब इसको घटाओ, आएगा 26/90, ये आएगा 243/990, ये आएगा 2 4 5 2 25 42 99 00। समझ में आया? समझ में आया? नहीं सर फिर समझाइए। आओ, जीरो 0.25 इस पर बार है, तो सुनना क्या करेंगे, 25 लिखेंगे, लिख दिए। जितने पर बार है उतना 9, जितने पर बार नहीं है उतना 0, ठीक है। अब जिस पर बार नहीं है उसको घटा दो। 2 पर बार नहीं है, 2 घटा दिए, बच गया 23/90, 23/90। अब समझ गए होगे? चलो अच्छा, अब आती है, कई बार सुनना ऐसा केस बन जाता है 4.25 पर बार। इसका 2 तरीका हम बताएंगे, सुनना। एक बेसिक है, अगर आपको हम 4.25 लिखें, इसका मतलब क्या है, 4 + 0.25। अगर हम 4.5 लिखें, इसका मतलब 4 + 0.5। ये तो आप जानते ही हो, कहोगे हाँ। तो अगर हम ये लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया कि 4 बेसिक वाला, इसका मतलब 4 + 0.25 पर बार। कहोगे हाँ, ये 4 है, आप जानते ही हो, इसको आप बस फ्रैक्शन में चेंज कर लो। इसको चेंज करना ही बताए हैं, 25 लिखो, जितने पर बार है उतना 9, जितने पर बार नहीं है उतना 0, जिस पर बार नहीं है वो घटा दो। 2 पर बार नहीं घटा देंगे, यानी कि 25 में से 2 घटाओगे आएगा कितना, 23/90। यानी कि इसका मान 23/90 है, 4 + 23/90, बस हो गया, 4 से ही 23/90 आंसर आ गया। एक तरीका है कि डायरेक्ट आप बदल सकते हो, डायरेक्ट आप बदल सकते हो, ये तो एक तरीका है बेसिक। और एक आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हो 4.25 पर बार। सुनना, आप जितनी भी संख्या है वो लिखो, दशमलव हटा के लिख दीजिए। अब देखो, जितने पर बार है उतना 9, कितने बार है, 1 पर बार है, 1 9, 1 9, और दशमलव के बाद वाले से देखना है कितने बार नहीं है, 1 पर बार नहीं है, 0। अब देखो, जिस पर बार नहीं है वो घटा दो। 42, दोनों पर बार नहीं है, 42 घटा देंगे, घटा देंगे। चलो, ये और ये डिसाइड होता है दशमलव के इधर वाले पर, ठीक है। अब देखो, 5 में से 2 घटाओगे तो 3, और 42 में से 2 घटाओगे तो कितना, 40, 38/90। सेम टू सेम आया है, चेक कर सकते हो। 0.3 आया, देखो 0.3 आया। इसका मतलब भी जब घट करोगे ना, 9 चौक 36 + 23, ये बटे 90, ये भी आएगा 383/90, ठीक है। आप या तो ऐसे करो या तो ऐसे करो, ठीक है। चलो, अब आप कर लोगे। चलो, अब मेन सवाल पर आते हैं। सवाल है, सुनना, सवाल है 0. हाँ क्या जी, सवाल 0.794 इस पूरे पर बार जमा 0.876 इस पूरे पर बार
को पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखना है, पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखना है। क्या अब आप नहीं लिख लोगे? तो हाँ 794 जितने पर बार है उतना 9, जितने पर बार नहीं है उतना 0, और जिस पर बार नहीं हो घटा दो, प्लस 876 जितने पर बार है उतना 9, जितने पर बार नहीं है उतना 0, और जिस पर बार नहीं हो घटा दो। अब बस इसको सॉल्व कर लो। 94 में से 4 घटाओगे 90, 90 में से 3 घटाओ कितना आएगा? तो 87, 787 बटे 990 प्लस 86 में से 76 में से 6 घटाओ 7, 70, 70 में से 2 घटा लो और कितना आ जाएगा? तो 68, यानी कि 868 बटे 990। अब इसको जोड़ोगे तो कितना? 990 प्लस 7, 8 7 15, 8 6 14, 1 15, 8 7 15, 1 16, इतना आ गया। और ऑप्शन देख लो कौन सा है, ऑप्शन कितना है? 990 वाला ही है, आपको दिखाई दे ही रहा होगा। तो कटेगा तो काटो, नहीं कटेगा तो नहीं काटो। काटना है तो काट लो। 9 एकम 9 दूनी 18, 9 से कटता है? 5 5 10, 7 17, 9 से तो नहीं कटता। 6 5 5 10, 1 11, यही आ जाएगा। ठीक है, 8 7 15, ठीक है, 68 8 8 16, 6 1 7, सही है। 73 3, हाँ सही है। अब हाँ 5 से कट रहा है, देखो 5 से कट रहा है, 5 से काटो। 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 9 45, 5 40, 5 का 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 31, 331 बटे 158। नीचे में 158 आ रहा है, कहीं ऑप्शन में है? हाँ ऑप्शन नंबर ए ही आपको दिखाई दे रहा है। 1 से ही 158 बटे कितना? 133। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? इस सवाल में इसका बेसिक भी बताए हैं, इस सवाल भी करवाए हैं। चलो नेक्स्ट सवाल देखो भाई, बोला है सुनना कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल इतना है, तो इक्वेशन बनाना है, समीकरण बनाना है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सुन लेना कि अगर आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिखा हुआ है, तो मान लेते हैं कि इसका जो मूल है, इसका मूल या फिर इसका रूट जितना हाईएस्ट पावर होगा उतना ही मूल होगा। हाईएस्ट पावर जितना डिग्री, डिग्री क्या होता है? डिग्री, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितना है? 2, तो हाईएस्ट पावर 2, यानी जितना डिग्री होगा उतना ही मूल होगा, जितना डिग्री होगा उतना ही रूट होगा। डिग्री 2 है तो इसका मान 2 आएगा, एक अल्फा और एक बीटा। x का मान 2 आएगा, x का मान 2 आएगा, एक अल्फा एक बीटा। x का मान 2 आएगा, एक अल्फा एक बीटा। ठीक है, अब याद रखना कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस b बटे ए होता है, और अल्फा इंटू जो बीटा होता है वो c बटे ए होता है। यानी कि b का x का कोफिशिएंट b और x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, और अल्फा इंटू बीटा c और x स्क्वायर का कोफिशिएंट a। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर हम x का मान, अगर हम रूट निकालना चाहें, मूल निकालना चाहें, जब हम मूल निकालना चाहते हैं तो एक तो होता है कि फैक्टराइजेशन मेथड, और जब फैक्टराइजेशन मेथड काम नहीं आता है तो हम सीधाचार का फॉर्मूला यूज करते हैं, x² प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। ये एक फॉर्मूला होता है, इससे भी हम मूल निकाल सकते हैं। कभी कभी ये फॉर्मूला पूछ लेता है। ठीक है, याद रखना ये जो अंदर वाली जो चीजें होती है इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनांट या विवेचक। b² माइनस 4ac को क्या कहते हैं? विवेचक। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट। ठीक है,
इसको क्या बोलते हैं, विवेचक। इसको डी से देखते हैं, डी से, कैपिटल डी से लिखते हैं, ठीक है। यानी कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा, अंडर रूट बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a, ये भी लिखा हुआ कहीं कहीं मिल सकता है, ठीक है। घबराना नहीं है, ये भी मिल सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और ये हमारा मूल निकालने का तरीका, समीकरण कैसे बना सकते हैं। तो बाबू समीकरण अगर मूल दिया हुआ हो तो समीकरण बनाने का तरीका है, सुनना, आपको इक्वेशन डिराइव करना है, इक्वेशन डिराइव करना है, तो समीकरण बनाना है, तो सुनना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये समीकरण का फॉर्मूला होता है। इसको भी अपने कॉपी पर नोट कर लेना, ठीक है। ये समीकरण निकालने का तरीका होता है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जुड़ी हुई सारी बातें आपको हमने लिख दिया, ठीक है। चलो अब सवाल सुनना क्या है। अच्छा, हमने आपको डिटर्मिनेंट के बारे में बताया, विवेचक के बारे में सुनना कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है। अब ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, ये होता है डी का मान कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डी। अब डी का भी कंडीशन है कि अगर डी जीरो के बड़ा, अगर डी जीरो से बड़ा आता है, अगर डी पहले जीरो के बराबर मानते हैं, अगर जीरो के बराबर आता है, अगर डी जीरो के बराबर, अगर डी जीरो हो गया, तो आप ऑब्जर्व करो, अगर डी जीरो हो गया तो ये खत्म, सिर्फ बचा माइनस बी बटे 2a, डी जीरो जैसे ही हो गया तो सिर्फ माइनस बी बटे 2a आ गया, क्लियर हो गया, हाँ एकदम क्लियर, ठीक है। माइनस बी बटे 2a, ठीक है। तो ये और दो रूट आएगा, सेम ही आएगा, माइनस बी बटे 0 प्लस 2 और माइनस बी बटे 0 माइनस 2, यानी कि इस केस में क्या होगा, सेम रूट और रियल रूट होगा, यानी कि समान रूट होगा, समान रूट इक्वल होगा, रूट बराबर होगा और वास्तविक होगा, ठीक है। ये होगा जब ये 0 के बराबर होगा। अगर मान लो कि यही डी 0 से बड़ा हो जाए, जब यही डी डिटर्मिनेंट 0 से बड़ा हो जाए, अगर ये 0 से जैसे ही बड़ा हुआ तो 0 से अगर ये बड़ा होगा तो या तो वो परिमेय संख्या होगा, या तो वो रेशनल नंबर, या तो एक पूर्ण वर्ग होगा, या तो फिर अपूर्ण वर्ग होगा जिसका पूरी वर्ग निकल जाए, या तो ऐसी नंबर होगी यहाँ पर जिसका पूरा वर्ग निकले, या फिर एक ऐसा नंबर होगा जिसका पूरी वर्ग नहीं निकले, ठीक है। तो जब देखो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, और जब एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, अच्छा परफेक्ट स्क्वायर करने का मतलब अगर यहाँ पर 9 बन जाए, किसी केस में यहाँ 9 बन जाए तो उसका पूरी वर्ग निकल जाएगा 3, तो ये कैसा नंबर आएगा, रेशनल नंबर होगा, एक रेशनल नंबर होगा। अच्छा अगर पूरी वर्ग नहीं निकले तो ये इरेशनल नंबर बन जाएगा, और रूट कैसा होगा, तो रूट जो होगा, याद रखना, रूट जो होगा वो भी रियल होगा, रियल रूट होगा, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर 5 बच जाए, जैसे अगर यहाँ पर इसे मान लो 2 प्लस रूट 5 बच जाए, ये एक रूट आ गया, तो ये तो इरेशनल रूट आ गया, यहाँ से हम निकाल नहीं सकते हैं। तो अगर अल्फा का मान 2 प्लस रूट 5 है, तो आप अपने मन से बीटा का लिख देना, रूट 2 माइनस लगा देना यहाँ पर, बस यही आपका क्या आ जाएगा, दूसरा रूट। जैसे अगर 4 प्लस रूट 3 है, एक रूट दिया हुआ है
तो दूसरा रूट आएगा 4 माइनस रूट 3। याद रखना, अगर 6 प्लस रूट 3 दिया हुआ है, अल्फा एक रूट दिया हुआ है, तो दूसरा रूट अपने आप 6 माइनस रूट 3 आएगा। ठीक है, ये इस केस में होता है। अब एक केस और बचता है कि अगर d का मान 0 से छोटा हो, अगर d का मान 0 से छोटा हो तब क्या होगा। अगर d का मान निगेटिव आ जाए, d का मान निगेटिव आ जाएगा तो ये क्या होगा, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या आ जाएगी, ये काल्पनिक संख्या आएगी। ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर इस केस में आएगा। ठीक है, इससे जुड़ी हुई सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। आओ अब सवाल करते हैं। सवाल है, सुनना। कहाँ गया सवाल जी, सवाल हो हेरा जाता है, कहाँ गया। हाँ, सवाल है, हाँ दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण का एक मूल जो है, मान लेते हैं अल्फा, अल्फा दिया हुआ है भाई आपको 4 माइनस 2 रूट 5, अल्फा दिया हुआ है 4 माइनस 2 रूट 5। तो हम अभी बताए थे कि अगर कभी इरेशनल नंबर में हो तो दूसरा मूल स्वयं हो जाएगा 4 प्लस 2 रूट 5, 4 प्लस 2 रूट 5 स्वयं हो जाएगा। तो अगर इसका समीकरण बनाने का रहा है, समीकरण कैसे होता है, समीकरण कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर, ये समीकरण बनता है। ये अल्फा है, ये बीटा है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 4 4 8, ये कट गया तो आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस, दोनों को गुना करना पड़ेगा ना। अब जब गुना करोगे 4 माइनस 2 रूट 5, 4 प्लस 2 रूट 5, 2 रूट 5, तो यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी लगा दोगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 5, इस पूरे का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 16 माइनस 4 पचे 20 माइनस का 4, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आया, माइनस का 4, इसका कितना मान आया, माइनस का 4 बराबर 0। तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस माइनस 4 बराबर 0। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है। ठीक है, देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर लगता है बी है, बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो एक सवाल आपको दिख रहा होगा, जल्दी सवाल सॉल्व करेंगे। एक समकोण त्रिभुज का भुजा, एक समकोण त्रिभुज का जो भुजा है ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज का जो भुजा है वो कितना कितना है भाई, तो एक बार देख लो कितना कितना है, x माइनस 2, x माइनस 4 और x माइनस 2, x माइनस 4 और x, ये दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। अच्छा, आप ये बता सकते हो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, क्योंकि हाँ जी सबसे बड़ी भुजा होगी x, क्योंकि x में से ही ये संख्या घट रही, संख्या जब x में से घटेगी छोटी भुजा होगी, तो ये सबसे बड़ी भुजा और इन दोनों सबसे छोटी भुजा होंगी। अच्छा, इसका एक तरीका है ट्रिपलेट, अगर आपको याद है ट्रिपलेट, अभी अगर आपको याद है तो सवाल बन जाएंगे। जैसे देखो ट्रिपलेट क्या है, ट्रिपलेट हम आपको बताए थे 2 3, ट्रिपलेट क्या होता था, 3 4 5 6 8 10 5 12 13। देखो सुनो, सबसे बड़ी भुजा अगर हम 10 मानते हैं तो 10 में से 4 घटाओगे तो 6 आएगा, 10 में से 2 घटाओगे तो 8 है। क्या 8 6 10 ट्रिपलेट है, कहोगे हाँ 8 6 10 ट्रिपलेट है। तो x का मान 10, तो x का मान 10 आ गया, सीधा यहाँ से खेल खत्म, x का मान 10 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा क्या है, पूछा है क्षेत्रफल पूछा है। तो अगर x, ये तो हो गया कि आपको ट्रिपलेट याद है तो हो जाएंगे। तो x का मान 10 है और x माइनस 4 कितना है, तो 6 है, और x माइनस 2 कितना है, 8 है। तो आप डायरेक्ट एरिया निकाल दोगे, तो एरिया कितना होता है, तो आपको मालूम है हाफ इंटू बेस इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है 8 और ऊंचाई 6, 2 से 3, 8 3 24, डायरेक्ट आंसर आएगा।
डायरेक्ट आंसर आएगा। लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है, अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो आपको बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। बेसिक से कैसे, तो आपको निकालना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का मान जो होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर जमा x माइनस 4 का होल स्क्वायर। पहले यहाँ से x का मान निकालना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा, तब फिर एरिया निकलेगा। ठीक है, ये होता है बेसिक तरीका जो आपको करना नहीं है, आपको ये सोचना है। ठीक है, ठीक है ना। चलो, आप यहाँ से x का मान निकाल लोगे और यहाँ पुट कर दोगे और वहाँ से आप एरिया निकाल लोगे बेस इंटू हाइट करके। चलो, संख्याओं का योगफल 35 है और उनके एलसीएम समावर्तम 306 है, तो दोनों संख्याओं याद करिए। सुनना क्या बोला है, बोला है कि एक संख्या, कोई भी संख्या होगी, मान लेते हैं कि संख्या कोई भी है, मान लेते हैं ए और बी कोई संख्या है, इन दोनों का जो जोड़ है, ए बी का जो जोड़ है वो 32 है, 32 ही ना है, सॉरी 35 है। और इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है, एलसीएम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम वो 306 है, 306 है, 306 है। दोनों संख्याएं पूछ रहा है। अच्छा, दो संख्याओं का योग, अच्छा एलसीएम क्या होता है? अगर मान लेते हैं कोई संख्या h है, कोई संख्या मान लेते हैं कि hx और hy है, कोई संख्या hx hy, h क्या है? HCF है। अगर किसी संख्या का HCF h है, अगर किसी संख्या का HCF h है, किसी संख्या का HCF h है, तो वो संख्या क्या होगी? तो वो संख्या होगी hx और hy, वो संख्या होगी hx hy। जैसे मान लेते हैं कि 2 और 8, इसका HCF कितना होगा? 2 होगा। HCF कितना होगा? 2 होगा। HCF कितना होगा? 2 होगा। तो संख्या क्या है? 2 गुना 1 और 2 गुना 4। इनकी संख्या कितनी है? HCF गुना अदर नंबर, HCF गुना अदर नंबर, संख्या ये ना है 2 गुने 1 2 गुने 4। तो वही हम बोले कि HCF अगर h है, HCF अगर h है तो संख्या hx hy हो गई। अगर हम संख्या का एलसीएम आपसे पूछें तो h यहाँ भी h आ जाएगा कॉमन, और x और y का एलसीएम xy ही होगा। तो एलसीएम कितना होगा? hxy। अच्छा, हम आपसे पूछे HCF, ये जो संख्या का सम कितना होगा? संख्या का सम कितना होगा? तो h कॉमन ले लोगे और x प्लस y। अगर हम आपसे पूछे संख्या का डिफरेंस कितना होगा, तो संख्या का डिफरेंस h कॉमन ले लोगे, x माइनस वाई। यानी कि आप देख रहे हो कि हर एक नंबर में h आ रहा है, यानी कि h जो होगा वो सबका फैक्टर होगा, HCF सबका फैक्टर होगा। इतनी बात तो आप जानते होंगे। अब क्या बोला है वो सुनो। आपको बोला है कि दो संख्याओं का योगफल 32 है, यानी कि अगर संख्या hx प्लस y, संख्याओं का योगफल कितना है? 32 है, और संख्याओं का एलसीएम कितना दिया हुआ है? 306। एलसीएम क्या होता है? hxy कितना है? 306 दिया हुआ है, 306 दिया हुआ है, 306 दिया, 32 से 35 दिया हुआ है भाई, 35। क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन है? कोई कट रहा है? तो नहीं, इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं है, यानी कि HCF का मान 1 होगा। इस केस में HCF का मान 1 होगा, यानी कि 1 गुना x प्लस वाई, 1 गुना xy, 1 गुना xy। तो HCF का मान कितना आया? 1। तो ये 1 होगा, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि आपको सीधा x प्लस वाई 35 है, xy 306 है। तो आपको ढूंढना है, आप निकाल सकते हो। बोलो, निकाल सकते हो? आप क्या निकालना है आपको? दोनों संख्या निकालना है। तो अगर आपका ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन से आसानी से हो जाएगा। 14 21 ऑप्शन है, 14 21 16 19 17 18 और क्या है 13 22। देखो भाई, हमको क्या चाहिए? दो संख्याओं का जोड़, गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल 306 आना चाहिए। 4 एकम 4, नहीं ये नहीं होगा। इसका HCF कितना आ रहा है? इन दोनों संख्या का HCF कितना आ रहा है?
इन दोनों संख्याओं का HCF तो 7 आ रहा है, तो 7 से HCF है नहीं, HCF तो 1 निकला है। 16 और 19 का HCF तो 1 है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो क्या 16 गुने 9 करते हैं 306 आता है, तो 9 6 54 4 आता है, यहाँ 6 है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो बचता है ये 7 और 18, 7 और 18 का HCF भी 1 है, इन दोनों में कॉमन भी 1 है, HCF भी 1 है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 8 7 56 6 आ रहा है इकाई अंक, और 17 और 18 का जोड़ करो तो 35 भी आ रहा है, यानी कि यही आंसर होगा, यानी 17 18 ही आंसर होगा, 17 और 18 आंसर होगा, संख्याएं 17 और 18 होंगी। ठीक है, चल देखो करने से पहले आपको ये बता दो जो सूत्र बोला है वो सूत्र है क्या। तो याद रखना 3 मीडियन बराबर 2 मीन प्लस मोड। ठीक है, 3 माध्यिका, 2 माध्य और 1 बहुलक। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब बस पुट करना है। बोला क्या है, आंकड़े का माध्य और बहुलक इतना इतना है, तो आंकड़े का माध्यिका पूछा है। माध्य क्या कितना है 58.7, 2 गुने 58.7 जमा मोड कितना है, बहुलक दिया हुआ है 61.1, 61.1, तो आप नहीं निकाल सकते भाई। देखो कितना होगा, 2 से गुणा 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, 1 17, 5 दूनी 10, 1 11 पॉइंट हटाओगे यहाँ लगाओगे 61.6। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 4 10 और 7 और 1 8, 1 9, 11 6 17, 11 6 17, इतना आ गया, इतना आ गया 179 बराबर 3 मीडियन, बराबर 3 मीडियन, बराबर 3 मीडियन। अब मीडियन सिर्फ हमको निकालना है, तो 3 को इधर लेके आओगे डिवाइड में, तो करोगे 3 6 18, 3 5 15, 3 9 27, 27 7 2 3 6 18, 59.6 आएगा। मीडियन 59.6 आएगा। ऑप्शन देख लो कौन सा है, 59.6, तो 59 साढ़े 59 मान लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो ये हल्का ही है बस। अब अगला सवाल देख लो बढ़िया से भाई, पढ़ लो कि ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो वो एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने समय में करेगा। बोला है ए और बी, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी किसी 15 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। देखो इसका बेसिक ही बताएंगे, इसका शॉर्ट भी हम बता देते हैं। पहले शॉर्ट समझो। आपसे पूछा है कि ए बी इस काम को मिलके कितने दिन में करेंगे। अगर आपसे दोनों मिलके पूछे तो क्या करना है, शॉर्टकट क्या है कि ए इंटू बी, ए प्लस बी, ये आ जाएगा इतने दिनों की संख्या, ये आ जाएगा शॉर्टकट में। जैसे 15 गुने 20, 15 और 20 कितना, तो 20 30 और 35, तो ऐसे काटोगे तो 5 7 35 और 5 तिहाई 15, 20 तिहाई 60 बटे 7, इतना दिन आ जाएगा, इतना दिन आ जाएगा। ऑप्शन देख लो, 7 8 56 और 4, यानी कि इतना दिन में आ जाएगा। 8 से ही 4 बटे 7, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ये हो गया शॉर्टकट, आप तुरंत कर सकते हो। इसका बेसिक सीखोगे तो आपको इफिशिएंट, पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क निकालो तो कितना आएगा, टोटल वर्क
टोटल वर्क ऐसा मानो जो इन सब से कटे, यानी कि इसका एलसीएम तो 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा, यानी कि इसका एफिशिएंसी कितना, अगर 15 दिनों में कोई काम कर, अगर 60 काम 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 4 काम। 20 अगर 60 काम 20 दिनों में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 3। तो टोटल ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, ये इफिशियंसी होती है, ए की इफिशियंसी 4 आ गई, बी की इफिशियंसी 3 आ गई, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, ए प्लस बी, यानी कि इफिशियंसी 7 है। इफिशियंसी एक दिन में ये 7 काम करते हैं, टोटल काम कितना करना है, 60। तो अगर एक दिन में ये 7 काम, अगर ये 7 काम एक दिन में करते हैं तो टोटल 60 काम करने हैं, तो कितना दिन, 60/7। डायरेक्ट यहीं आ गए यहाँ से, तो यहाँ से 8 से ही 4/7 दिन। ये बेसिक है, ये बेसिक से आप करोगे, ठीक है, ये आपको एडवांस है, ठीक है, जैसे आप कर सकते हो भाई वैसे करो, कोई रोक टोक नहीं है इसमें। ज़्यादा दिक्कत है कि टोटल वर्क निकालो, एफिशिएंसी निकालो, फिर इसको जोड़ो, फिर उससे भाग करो, बड़ा माथा पीछी है। आप 2 संख्याओं के लिए ये ठीक है, बाकी सभी के लिए ये ठीक है। चलो अगला, स्टैटिक्स से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है, वो हमेशा आएगा ही आएगा। देखो जी, आपको डाटा दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, कितना कितना, 0 से 20 वर्ग अंतराल है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100 और 80 से 100। ये वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल, ठीक है। और क्या दिया हुआ है भाई, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है और आवृत्ति दी हुई है, आवृत्ति बारंबारता, आवृत्ति बारंबारता। आवृत्ति 7, 11, ये 7 है, 11 है और x है और 9 है और y है। और बोला है इसका सम जो है, फ्रीक्वेंसी का सम भी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 50 दे रखा है। फ्रीक्वेंसी का सम भी आपको 50 दे रखा है। तो आपसे क्या बोला है, हाँ, इसका माध्य भी दे रखा है, मीन भी दे रखा है 54, मीन दे रखा है 54, मीन दे रखा है 54, ठीक है। तो आपसे पूछता है इसका मान, तो भाई आपसे इसका x का मान पूछ रहा है, x और y का मान पूछ रहा है, तो आप कैसे निकालोगे। तो मीन दे रखा है, तो मीन निकालने का फॉर्मूला आप जानते ही हो, समीशन। मीन निकालने का तरीका आपको क्या मालूम है, मीन कैसे निकलता है, समीशन ऑफ fx बटे समीशन ऑफ f, समीशन ऑफ f, समीशन ऑफ fx बटे समीशन ऑफ f। ये क्या है, समीशन का मतलब सम ऑफ fx, fx का जोड़ बटे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, x कैसे निकलेगा, x कैसे निकलेगा, अगर हमको वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो x निकालने का क्या तरीका है, x निकालने का तरीका है कि इसका एवरेज, वर्ग अंतराल का एवरेज, x निकालने का तरीका है वर्ग अंतराल का एवरेज। यानी कि अगर हम एवरेज निकाले 0.0 + 20 का एवरेज निकालेंगे तो 10 आएगा। अगर हम 20 और 40 का एवरेज, 20 + 40 कितना, 60, 60 को 2 से भाग करो 30 आएगा, 30 आएगा। 40 और 20 करो भाई 60 होगा, 60 का आधा करो 30 आएगा, 60, 40, 100, 100 का आधा करो 50 आएगा, 80 और 60 140 आएगा, आधा करो 70 आएगा, 80 और 100 180, तो 180 का आधा करो तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, 90 आएगा। ये x निकल गया। x कैसे निकलेगा, याद रखना, x निकलेगा हमेशा, x जो निकलेगा, ये x निकलेगा वो हमेशा निकलेगा कैसे, एवरेज निकालना पड़ेगा, किसका, वर्ग अंतराल का, वर्ग अंतराल का, ठीक है, एवरेज निकालना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक, चलो अब सबको जोड़ लो, 90 10 100, 90 10 100, 70 30 100, 200 200, 250, 250,
250, 250 आ गया x, 250 आ गया x। तो इससे मतलब ही नहीं है हमको fx चाहिए। अब fx कैसे होगा, fx कैसे आएगा, तो ये है f और ये है x, तो इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो fx आ जाएगा 7 तरह के 70, 11 33, 330, x गुने 50, 963, 90 गुने y। अब इसको जोड़ दो, fx का सम पूछा, fx का सम, तो देखो 70, 330 तो हो जाएगा कितना 400, ये 400, ये 400, 400, 600, 1030, 1030, 1030 प्लस 1030 प्लस 1030 प्लस 1030 प्लस, ठीक है। 50x प्लस 90y, 50x प्लस 90y, ये fx आ जाएगा। 50x प्लस 90y ये fx आ जाएगा, ठीक है। और ये अब fx आ गया कितना, तो 1030 प्लस 50x प्लस 90y बटे समेशन ऑफ f। समेशन ऑफ f का मतलब फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 50। अच्छा फ्रीक्वेंसी का सम है कितना, तो 7, 11, 9, 11, 9, 20, 7, 27, जी 27, ये है कितना, ये है कितना 27 प्लस x प्लस वाई, ये ना है 7 और देखो 9, 11, 9, 20, 7, 27 प्लस x प्लस वाई। तो अगर हम यहाँ से x प्लस वाई निकाले तो कितना आएगा, x प्लस वाई अगर हम निकालना चाहें तो कितना आएगा, तो 27 घटाओगे तो 10 में से आ जाएगा तो 3, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 23 आ जाएगा। x प्लस वाई कितना 23, x प्लस वाई कितना 23 आएगा, x प्लस वाई कितना आएगा 23 आएगा, ठीक है। लेकिन ये 50 दिया हुआ है, यहाँ 50 रखो, ठीक है, इसका यूज बाद में करेंगे। और ये 54 है, ठीक है। अब उसको उधर लेके जाओ, जब उधर लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई में होगा 54 गुने 50, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 26, 27 यानी कि 2700, 2700 इधर कितना आया 2700। ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, चलो चलो अब देखो उधर घटाओगे तो 50x प्लस 90y बराबर 1130, 1030 घटाओगे कितना आएगा 0, 10 में से 3 जाएगा तो 7 और 26 में से 10 जाएगा तो 16 इतना आएगा। देखो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 10 कॉमन ले लो, 10 कॉमन लोगे, जब 10 कॉमन लोगे तो ये बच जाएगा 5x प्लस 9y, और 10 कॉमन लेके काट दोगे इधर से तो 1, 6, 7 बचेगा। क्लियर है, इनकी x प्लस वाई का मान 27 है, 5x प्लस 9y का मान 167 है। तो आप यहाँ से 2 समीकरण है, यहाँ से आप निकाल सकते हो, x प्लस वाई का मान कितना है 23 है, और 5x प्लस 9y का मान 167 है। आप यहाँ से निकाल सकते हो, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, जब ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x प्लस 5y, 5x प्लस 5y, 5 से गुना करोगे तो 23 को 5 से गुना करोगे 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 1 11 इतना आ गया। ये छोटा हाथ दिखाई दे रहा है, इसको नीचे लिखो क्योंकि 5x प्लस 5y बराबर कितना 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 1 11। अब घटा दो तो ये ख़त्म, ये 4 बच जाएगा, 4y बराबर 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 52, 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 13 52, y का मान 13 आ गया। y का मान अगर 13 आया तो x का मान यहाँ पुट कर दो, y का मान 13 यहाँ पुट करो, यहाँ से निकाल लो, y का मान 13 आ गया तो y का अगर x प्लस वाई बराबर 23 है तो y का मान अगर 13 है तो x का मान कितना होगा 10 होगा तो x का मान कितना आ गया 10 आ गया, x का मान आ गया 10, y का मान 13, x का मान 10। आपसे पूछा क्या है वो निकाल लो, आपसे पूछा है 2x प्लस 3y, आपसे क्या पूछा है 2x प्लस 3y, तो x का मान 10 रखोगे, 10 दूनी 20 प्लस y का मान 13 39 जोड़ोगे तो 9 3 2 5 59 आंसर आएगा, ठीक है। 59 आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 59 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ तक आज रखते हैं और 2 4 5 क्वेश्चन और बच रहे हैं तो उसको अगली क्लास में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलो।
यहाँ तक अच्छी तरीके से देख लेना भाई, ठीक है।